नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 25 जून 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, एक हिंदू का, बाकी 2 अलग अलग न्यूज़पेपर से। पहला आर्टिकल हिंदू का नरेगा से संबंधित, दूसरा इंडियन एक्सप्रेस का ऑनलाइन गेमिंग के रेगुलेशन से संबंधित, और तीसरा ब्रिक्स का हाल ही में जो समिट हुआ ना, उसकी आउटकम से संबंधित। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एथिक्स का एग्जाम्पल। सर एम विश्वेश्वरैया, ये देखो इंडिया के सिविल इंजीनियर थे और इन्होंने जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कंट्रीब्यूट किया ना, तो इन्हीं की याद में 15 सितंबर का जो दिन है वो इंजीनियर डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। इनको देखो अपनी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और जॉब के प्रति डेडिकेशन के लिए भी याद किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, इवन जब तक उन्होंने अंतिम सांस ली, उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रिक्ट सेपरेशन इस्टेब्लिश करके रखा। जैसे देखो, 2 मोमबत्ती अपने साथ में वो रखते थे। जब ऑफिस के काम में लगते तो ऑफिस की मोमबत्ती का इस्तेमाल करते, और प्राइवेट काम में लगते तो प्राइवेट मोमबत्ती का इस्तेमाल करते। उन्होंने कभी अपने ऑफिस में फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को नहीं आने दिया। फेवर्स की तो दूर की बात है, मतलब ऑफिस में भी नहीं आने दिया कि नहीं, आप लोग ऑफिस में अलाउड नहीं हो। इसके अलावा चोरी छुपे उन्होंने अपनी अर्निंग्स का एक बड़ा हिस्सा गरीब लोगों की एजुकेशन के लिए एलोकेट किया, लेकिन कभी पब्लिक में उसे बताया नहीं। बाद में हालांकि ये डिस्क्लोज हुआ था। तो उन्होंने जो सर्विस की, सेल्फलेस सर्विस की। इवन जब अपना वो इस्तीफा देने गए ना, तो गए गवर्नमेंट व्हीकल में थे, लेकिन वापस प्राइवेट व्हीकल से आए। तो ये कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं प्रोबिटी के, जो आप इस्तेमाल कर सकते हो सिविल सर्वेंट्स से संबंधित। जब आपको एग्जाम्पल्स देने होते हैं ना, तब आप ये एग्जाम्पल्स दे सकते हो। जैसे ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इस्तीफा देने गए तो गए गवर्नमेंट व्हीकल में, लेकिन चूंकि इस्तीफा दे दिया था तो उसके बाद फिर पर्सनल व्हीकल से वापस आए। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नरेगा से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, मई 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। इस एप्लीकेशन का ऑब्जेक्टिव था, मनरेगा स्कीम के तहत जो काम चलता है ना, जैसे ये साइट है गांव के अंदर, यहाँ पे मनरेगा स्कीम के तहत सॉइल डिग्रेडेशन को ठीक किया जा रहा है या फिर पेड़ उगाए जा रहे हैं। तो इस एप्लीकेशन की सहायता से ओवरसाइट होता है, क्या वास्तव में वहाँ पे नरेगा वर्कर्स काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। मकसद इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने का यह भी है, ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव किया जा सके कि यहां पे काम चल रहा है, इतने वर्कर काम कर रहे हैं, प्रॉपर अटेंडेंस लगती है इस एप्लीकेशन की सहायता से। नरेगा स्कीम में ना नरेगा मेट्स होते हैं। नरेगा मेट्स देखो लोकल वुमेन होती हैं पंचायत लेवल पे, जिनको सिलेक्ट किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो नरेगा वर्क साइट्स को मॉनिटर कर सकें। तो इन नरेगा मेट्स को काम दिया गया है कि आपको इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके हर एक वर्कर की ना अटेंडेंस लेनी है, उनकी फोटो लेनी है, दिन में 2 बार। फॉर एग्जांपल, एक बार 12 बजे से पहले और एक बार 12 बजे के बाद। इसका फायदा यह होगा, गोस्ट वर्कर्स की समस्या दूर हो जाएगी। जैसे लोकल लेवल पे फॉर एग्जांपल सरपंच क्या करते हैं, धांधलेबाजी करते हैं, दिखा दिया सरकार को कि 20 वर्कर्स ने काम किया, लेकिन काम किया था असल में 2-3 वर्कर्स ने, लेकिन 17 वर्कर्स के वेजेस जो हैं वो सरपंच ने खा लिए, सरपंच या फिर जो भी रेलेवेंट पर्सन्स हैं। तो इस चीज को रोकेगी ये एप्लीकेशन। बाकायदा फोटो खींची जाएगी, नरेगा मेट्स के द्वारा अटेंडेंस ली जाएगी दिन में 2 बार। इससे करप्शन रुकेगा। लेकिन देखो, राइटर की ना काफी सारी शिकायतें हैं इस एप्लीकेशन से। राइटर कहते हैं, देखो अभी तक नरेगा स्कीम के अंतर्गत प्रोविजन ये है, एक दिन में फॉर एग्जांपल 8 घंटे काम करना है। तो कोई जरूरी नहीं कि 9 से 5 के बीच में काम करना है, 8 घंटे वो आप कभी भी काम कर दो पूरे दिन में। तो बहुत सारी वुमेन वर्कर्स क्या करती थी, जैसे दिन के 10 बजे से पहले काम खत्म कर दिया, सुबह जल्दी लगे 5 बजे 4 बजे, और 10 बजे से पहले काम खत्म कर दिया, उसके बाद 10 बजे के बाद दूसरा काम स्टार्ट कर दिया कोई। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है एक प्रिया देवी का, ये 9 बजे तक अपना नरेगा का काम खत्म कर देती थी, उसके बाद अपने किचन गार्डन में जो सब्जियां उगाती थी उसको वो एक लोकल मार्केट में बेच के आती थी। लेकिन इस एप्लीकेशन के आने के बाद
अब इनको ना दिन में 2 बार अटेंडेंस देनी पड़ती है, एक बार 12 बजे से पहले, एक बार 12 बजे के बाद। लेकिन ये तो अपना काम कंप्लीट कर देती हैं सुबह 9 बजे। तो इनको ना स्पेशल आना पड़ता है अपनी अटेंडेंस मार्क करने के लिए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो जा नहीं पाती फिर सब्जियां बेचने के लिए मार्केट में, या फिर कई बार ये अपनी बेटी को भेजती हैं तो बेटी को स्कूल से छुट्टी करनी पड़ती है। मतलब अनेकों ऐसे इश्यूज अब वर्कर्स फेस करने लगे हैं। बहुत बार देखो नेटवर्क की दिक्कत आ जाती है। जैसे जो नरेगा मेट है वो तो अटेंडेंस लेना चाहती हैं, लेकिन नेटवर्क की दिक्कत की वजह से मोबाइल में अटेंडेंस मार्क नहीं हो पाई। तो इसका नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा वर्कर्स ने काम किया लेकिन अटेंडेंस लगी नहीं पाई। ऐसी भी दिक्कतें आने लगी हैं। एक दिक्कत ये भी है, नरेगा मेट्स जिनको ट्रेन किया जाता है ना नरेगा की वर्क साइट को मॉनिटर करने के लिए कि वास्तव में काम चल रहा है। अब बहुत बार ना इनके पास फोन भी नहीं होता, लेकिन सरकार ने ये मैंडेटरी कर दिया कि नरेगा मेट्स के पास तो फोन होना जरूरी है। तो इसका नुकसान ये हो रहा है कि बहुत बार महिलाओं के पास लोकल लेवल पे फोन होता नहीं, कोई ऐसी महिला मिलती नहीं, तो फिर मैन को नरेगा मेट बना दिया जाता है क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन होता है। नेक्स्ट, इस एप्लीकेशन का नुकसान ये है, बहुत सी नरेगा मेट्स जिनके पास मोबाइल फोन है उनका कहना है हमें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई कैसे अटेंडेंस लेनी है, तो इस वजह से हम अटेंडेंस ले नहीं पाते। वर्कर्स ने काम कर दिया, अटेंडेंस ली नहीं नरेगा मेट ने, इस वजह से वर्कर्स के जो वेजेस हैं वो रुक गए। वैसे सरकार ने पिछले साल ना पायलट बेसिस पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। अब पता लग गया कि इंप्लीमेंटेशन में एरर्स हैं। बावजूद इसके सरकार ने कोई डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं किया कि हाँ हमें एहसास हुआ कि ये एरर्स हैं, दिखते हैं, हम इनको ठीक करेंगे। आरटीआई भी लगाई गई लेकिन सरकार ने कुछ नहीं माना। लेकिन एरर्स के बावजूद 13 मई 2022 को सरकार ने बोल दिया कि वो साइट्स जहां पे 20 से ज्यादा नरेगा वर्कर काम कर रहे हैं वहां पे इस एप्लीकेशन का यूज मैंडेटरी है। तो अब पायलट प्रोजेक्ट में जो एरर्स आई थी वही प्रोजेक्ट अब पूरे इंडिया में आएंगी। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो ये एप्लीकेशन तो आई थी नरेगा के काम में ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करने के लिए, और ट्रांसपेरेंसी होगी तो लोकल जो सिटीजन्स हैं वो भी आसानी से मॉनिटर कर सकेंगे कि क्या काम चल रहा है, क्योंकि सारी डिटेल्स पब्लिक में डाल दी जाती हैं। लेकिन हो उल्टा क्यों रहा है? क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मोबाइल की प्रॉब्लम है, कुछ तो दिक्कत कई बार आ जाती है। तो पहले जो फिजिकल अटेंडेंस ली जाती थी ना वो भी नहीं ली जा रही। तो कई जगह तो ऐसा हो गया कि दोनों चीजें नहीं हो रही हैं, तो थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी थी वो भी चली गई है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो करप्शन एक प्रॉब्लम है नरेगा की इंप्लीमेंटेशन में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये जो कोशिश है सरकार की, कोशिश भी अच्छी है, बट इंप्लीमेंटेशन में दिक्कतें हैं। तो सरकार पहले ना उन दिक्कतों को एड्रेस करने की कोशिश करे, उसके बाद सरकार फिर ये स्कीम इंप्लीमेंट करें। अभी एक बेहतर सॉल्यूशन हो सकता है सोशल ऑडिटिंग। सोशल ऑडिटिंग में क्या होता है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मिड डे मील स्कीम है। मिड डे मील स्कीम में बच्चों को खाना मिलता है, तो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं ना वो मॉनिटर करें कैसे इस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन हो रही है, कितना पैसा आया, कितना लगाया गया, कैसा खाना दिया जा रहा है। अगर उनको लगता है कि सही ढंग से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही है तो वो क्वेश्चंस रेज करें, वो सरपंच को या फिर जो भी अथॉरिटीज हैं उनको शिकायत करें। तो सोशल ऑडिटिंग में ये होता है, वो सिटीजन्स जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो खुद ही स्कीम की इंप्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग करते हैं। तो यही चीज नरेगा में भी यूज की जा सकती है। लोकल सिटीजन्स को या फिर लोकल राइट होल्डर्स को ट्रेन किया जाए कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बनाए इस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन के लिए, चेक करे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कैसे स्कीम को इंप्लीमेंट किया है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो किसी भी स्कीम को बनाने से पहले ना स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट करना जरूरी होता है, लेकिन इस एप्लीकेशन को लॉन्च करते वक्त और मैंडेटरी बनाते वक्त नरेगा वर्कर्स, लोकल फंक्शनरीज, वो ऑफिशियल गवर्नमेंट के जो फील्ड में काम करते हैं, सरपंच, इन सब से कंसल्ट नहीं किया गया। कंसल्ट किया गया होता तो शायद बेहतर ढंग से इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया जा सकता था या फिर आवश्यक बदलाव किए जा सकते थे। बट अब इस स्कीम की वजह से जो राइट टू वर्क है नरेगा एक्ट 2005 के अंतर्गत वो प्रभावित हो रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया नरेगा स्कीम की इंप्लीमेंटेशन से संबंधित। अब चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑनलाइन गेम्स के रेगुलेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से
आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कोविड-19 की महामारी ने कई सारे एस्पेक्ट्स में ह्यूमन बींग्स की लाइफ्स को प्रभावित किया है। ओटीटी पर तो काफ़ी चर्चा हुई है, जैसे अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, इन पर कितनी सारी मूवीज़ आने लगी हैं। पहले तो मूवीज़ सारी पीवीआर में, सिनेमा हॉल्स में रिलीज़ होती थी, लेकिन आजकल इस महामारी के समय में ज़्यादातर जो मूवीज़ हैं वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ होती हैं। लेकिन देखो, ऑनलाइन गेमिंग ने किस प्रकार से ह्यूमन बींग्स की लाइफ को प्रभावित किया है, इस इशू पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है। कोविड-19 से पहले और अब के समय को अगर कंपेयर करें तो ऑनलाइन गेमिंग जो है, लोगों ने ऑनलाइन गेमिंग पर 65% ज़्यादा टाइम बिताया है। अगर हम कंपेयर करें कोविड-19 के पहले के समय से अभी के समय को, 43 करोड़ जो लोग हैं हमारे देश में, वो वर्चुअल गेमिंग पर यानी ऑनलाइन गेम्स पर टाइम स्पेंड करते हैं। देखो, जितने भी ऑनलाइन गेम्स हैं ना, उनको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है ई स्पोर्ट्स की। जैसे देखो, क्रिकेट, फुटबॉल, ये फिजिकली खेले जाते हैं, लेकिन इनको वर्चुअली खेलना, पुराने समय में तो आप वीडियो गेम्स की शॉप्स में जाके, आप तो नहीं मतलब बच्चे जो हैं वीडियो गेम्स की शॉप्स में जाके गेम खेलते थे, लेकिन आजकल ये गेम्स आसानी से घरों में भी खेले जा सकते हैं। जैसे ऑनलाइन क्रिकेट खेलना, ऑनलाइन फुटबॉल खेलना, ये है ई स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स को आप वर्चुअली प्ले कर रहे हो। दूसरी कैटेगरी के गेम्स हैं फैंटेसी स्पोर्ट्स। इसमें क्या होता है, जैसे देखो, एक एप्लीकेशन है ड्रीम 11। मान लीजिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच है, 2 पर्सन हैं एक्स और वाई। एक्स अपनी टीम चूज करता है, एक्स ने दोनों टीमें से कोई भी 5 प्लेयर्स चूज कर लिए और वाई ने भी कोई भी 5 प्लेयर चूज कर लिए। अब जब देखो रियल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा ना, तो देखा जाएगा एक्स ने जो 5 प्लेयर्स चूज किए हैं उन्होंने कितने रन बनाए हैं, वाई ने जो 5 प्लेयर्स चूज किए हैं उन्होंने कितने रन बनाए हैं। तो जो जिसने ज़्यादा रन बनाए होंगे एक्स या वाई के प्लेयर्स में से, वो पर्सन जीत जाएगा। समझ गए? अगर एक्स के 5 प्लेयर्स ने ज़्यादा रन बनाए हैं तो एक्स जीत जाएगा, वाई के प्लेयर्स ने ज़्यादा रन बनाए हैं तो वाई जीत जाएगा। ये मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया फैंटेसी स्पोर्ट्स का। इसमें देखो गेम तो रियल में होता है, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, रियल प्लेयर्स के बीच में हुआ, लेकिन आपने अपनी मनपसंद टीम चूज कर ली और उसके आधार पर तय होगा कि आपने जो टीम चूज की है, आपने जो प्लेयर्स चूज किए हैं, उन्होंने रियल में कितने रन बनाए हैं, उसके बेस पे यह तय होता है कि आप जीत रहे हो या हार रहे हो। इसके बाद तीसरी कैटेगरी है ऑनलाइन कैजुअल गेम्स। अब देखो, ऑनलाइन कैजुअल गेम्स में तो जैसे लूडो हो गया ऑनलाइन, या फिर चेस हो गया, इसमें दोनों तरह के गेम शामिल हैं, स्किल बेस्ड भी और लक बेस्ड भी। अब देखो, जैसे चेस है, ऑनलाइन आप चेस खेलते हो, ये तो स्किल बेस्ड है। लेकिन मान लीजिए ऐसा कोई गेम है जिसमें आप कोई डाइस जो है उसको मूव करते हो और ये आपके हाथ में नहीं है, उस डाइस में 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, ये आपके हाथ में नहीं है, ये टोटली लक बेस्ड है। तो लक बेस्ड गेम्स भी हैं ऑनलाइन कैजुअल गेम्स में और स्किल बेस्ड गेम्स भी हैं। तो इस प्रकार से 3 कैटेगरीज में ऑनलाइन गेम्स को हमने डिवाइड करके डिस्कस किया। देखो, वैसे ये पूरी जो ऑनलाइन गेम्स की इंडस्ट्री है ना, फल फूल रही है। जैसा हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया, पहले के अपेक्षाकृत ज़्यादा लोग ऑनलाइन गेम्स को प्ले कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन इन ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म अभी भी हमारे देश में नहीं है। कोई कॉम्प्रिहेंसिव कानून ऐसा नहीं है जो इन ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट करता हो। और चूंकि देखो, इन ऑनलाइन गेम्स में अब यूजर्स पैसा जीतते हैं, हारते हैं, मतलब बहुत सारे गेम्स आपने देखे होंगे जिसमें यूजर्स जो हैं पैसा जीत जाते हैं या फिर हार जाते हैं। तो सरकार में ये भी डिबेट चल रही है कि टैक्स कितना लगाया जाए। क्या सभी ऑनलाइन गेम्स जिसमें यूजर्स पैसा जीतते हैं उन सब पर सेम टैक्स लगाया जाए, या फिर जो स्किल वाले गेम्स हैं उन पर सरकार कम टैक्स लगाए और जो चांस वाले गेम्स हैं उन पर सरकार ज़्यादा टैक्स लगाए। जैसे स्किल वाले गेम्स पर 18% और चांस वाले गेम्स पर 28%। ये पॉइंट आगे आएगा भी। अगर देखो हम करंट स्टेटस की बात करें ना, अभी हमारे देश में कोई कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि कानून बिल्कुल है ही नहीं। देखो, ये बैटिंग, गैम्बलिंग, ये ना स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट कानून बना सकता है इन इशू पर। हमारे देश में, पूरे देश में अगर गोवा, सिक्किम, यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन, इनको हम छोड़ देना
तो हमारे देश में बाकी सभी राज्यों में किसी भी प्रकार की गैम्बलिंग, बैटिंग पर बैन है। मतलब चांस वाले गेम्स पर पूरी तरह से हमारे देश में बैन है। जैसे कैसीनोज आपको नहीं देखने को मिलेंगे, गोवा में देखने को मिलेंगे, सिक्किम में देखने को मिलेंगे और दमन में देखने को मिलेंगे। बाकी पूरे भारत में किसी भी दूसरे राज्य में या फिर यूटी में आपको कैसीनोज नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसमें ये गेम ऑफ चांस है। सिर्फ लक पे डिपेंड करता है कि आप जीत रहे हो या फिर हार रहे हो। इसमें कोई भी स्किल का यूज नहीं है। उसी प्रकार से असम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, इन राज्यों में देखो गेम ऑफ स्किल्स पर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। पिछले दिनों तो लूडो भी कंट्रोवर्सी में आ गया था कि लूडो गेम बाय चांस है या फिर गेम बाय स्किल है। इस पर भी एक कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई थी। और देखो, लीगल पोजीशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये बात सच है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन ऑनलाइन गेम्स के एडिक्ट होते जा रहे हैं। दिन में वो 6 से लेके 8 घंटों के बीच ऑनलाइन गेम्स पर बिताते हैं। इस वजह से उनकी जो आंखें हैं, आई साइट कमज़ोर हो रही है। इतना सारा समय ऑनलाइन गेम्स पर बिताने के बाद अगर बच्चे हैं तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। फैमिली के साथ बॉन्डिंग जो है वो काफ़ी कमज़ोर रहती है। रियल लाइफ में दोस्त नहीं बन पाते, फिर बाद में अकेलापन आता है, रिलेशनशिप अच्छी नहीं बन पाती। पेरेंट्स बेचारे अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे कम से कम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, कम से कम गेम्स खेलें, लेकिन बच्चों को रोक पाना बहुत मुश्किल साबित होता है। और महामारी की वजह से स्क्रीन टाइम जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। बहुत बार देखो प्राइवेसी इश्यूज भी जो यंग चिल्ड्रन है वो फेस करते हैं। जैसे ऑनलाइन गेम्स प्ले करते वक्त उन्होंने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज़ कर ली, बाद में उस इंफॉर्मेशन की सहायता से उन्हें डराया धमकाया जाता है, ऑनलाइन बुलिंग होती है। तो कहने का मतलब ये है, देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब देखो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट तो है लेकिन नुकसान ज़्यादा है। इसी वजह से देखो इन ऑनलाइन गेम्स को अच्छे से रेगुलेट करने की आवश्यकता है। जब देखो जो कैसीनोज हैं उनमें एज के आधार पर एंट्री होती है। आप इस एज के हो, पर्टिकुलर एज के, तभी आप कैसीनोज में एंटर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो ऑनलाइन गेम्स में एज के आधार पर एंट्री क्यों ना हो, आप बताइए कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। ऑनलाइन गेम्स वाले बोल सकते हैं आप अपना आधार कार्ड लाइए तभी हम आपको ये गेम खेलने देंगे, अदरवाइज नहीं। तो आधार कार्ड से एज वेरीफाई की जा सकती है ऑनलाइन गेम्स प्ले करने के लिए। जैसे देखो चाइना में हाल ही में एक रूल आया था कि वो बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं वो एक हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे ही वीडियो गेम्स खेल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। चाइनीज स्टेट मीडिया ने ऑनलाइन गेम्स को करार दिया है ओपियम ऑफ माइंड, यानी माइंड को नशा हो जाता है जब वो ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को एक एडवाइजरी जारी की थी हमारे देश में कुछ समय पहले। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि आप पेरेंट्स और टीचर्स को बताइए कि वो बच्चों को किस प्रकार से एजुकेट करें ऑनलाइन गेम्स के बारे में। डूज एंड डोंट्स की एक एडवाइजरी जारी की थी सेंटर ने स्टेट्स को, और स्टेट्स ने फर्दर वो एडवाइजरी फिर पेरेंट्स और टीचर्स को दी। देखो वैसे ये ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री जो है वो, जैसा हमने डिस्कस किया, काफ़ी फल फूल रही है और 2025 आते आते 29,000 करोड़ का रेवेन्यू भी जनरेट करेगी और 65.7 करोड़ यूजर होंगे इस इंडस्ट्री के। काफ़ी सारी जॉब्स जनरेट होंगी, 15,000। तो पूरी तरह से बैन तो नहीं लगाया जा सकता इस इंडस्ट्री पर, लेकिन रेगुलेट जरूर करना चाहिए सरकार को। रेगुलेट करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे देखो एक गेमिंग अथॉरिटी इस्टेब्लिश की जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। वैसे तो इन गेम्स को बोला जाए कि आप सेल्फ रेगुलेट करो, जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स अपने आप को अभी तक फिलहाल सेल्फ रेगुलेट करते हैं। हालांकि कुछ गाइडलाइंस पहले आई थी जिन पर कंट्रोवर्सी भी पैदा हुई थी। तो सेल्फ रेगुलेशन इनका हो सकता है ऑनलाइन गेम्स का, लेकिन इसके साथ साथ सरकार एक गेमिंग अथॉरिटी बना दे। ये जो अथॉरिटी हो ना, इसका काम हो हमारे देश में ऑनलाइन गेम्स के ऑपरेशंस को मॉनिटर करना, सोसाइटल इश्यूज को प्रिवेंट करना और ऑनलाइन गेम्स को क्लासीफाई करना कि कैसा गेम है, स्किल वाला गेम है या फिर चांस वाला गेम है। प्रोटेक्शन, जो कंज्यूमर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, और अगर ऑनलाइन गेम्स में कुछ क्राइम हो रहा है, इलेगलिटी हो रही है तो उससे निपटना। ये सारे काम होंगे उस गेमिंग अथॉरिटी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश की जा सकती हैं। इसके साथ साथ देखो और कुछ चीज़ें, जैसे जो यूजर्स हैं उनकी KYC हो सकती है, जैसे बैंक करते हैं नो योर कस्टमर,
प्रॉपर आधार और ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद ही यूजर को ऑनलाइन गेम खेलने दिया जाए, अदरवाइज नहीं। इसके अलावा ये ऑनलाइन गेम्स वाली कंपनीज जो हैं वो अपने यूजर्स को प्रॉपरली एजुकेट करें कि आप लगातार इतने घंटे गेम खेलोगे तो ये रिस्क है, कैसे आप उस रिस्क से बच सकते हो, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज बताएं। जैसे लिखा होता है स्मोकिंग की डब्बी पर कि सिगरेट पीना अपराध नहीं, क्या लिखा होता है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और उसके बाद जो पार्टिसिपेंट्स की एनोनिमिटी होती है ना, कि पता नहीं लगता, जैसे टेलीग्राम में भी अजीब से नाम कई बार हो जाते हैं यूजर्स के, कुछ भी ले लेते हैं वो मर्जी से, पता नहीं लगता कौन है, अज्ञात व्यक्ति। तो ये एनोनिमिटी खत्म होनी चाहिए। वैसे देखो ये चीज़ अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। अभी तो राइटर बोले कि प्राइवेसी इश्यूज हैं, अगर कोई अपना रियल नाम यूज करेगा तो सबको पता लग जाएगा ना। मतलब बैलेंस इस्टैब्लिश करना पड़ेगा दोनों चीज़ों के बीच में, प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी के बीच में। एक प्रॉपर ग्रीवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म भी हर एक ऑनलाइन गेम का होना चाहिए, ताकि यूजर्स को जो भी शिकायत है वो अपनी शिकायत को दर्ज करवा सके। ये कुछ सजेशंस राइटर देते हैं अपनी तरफ से। तो ये तो देखो हमने पिछला जो आर्टिकल है वो रिवाइज किया। अब ये आज का आर्टिकल देखिए आप इंडियन एक्सप्रेस का। इसमें राइटर बोलते हैं देखो ऑनलाइन गेमिंग की जो इंडस्ट्री है ना बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। एक तो हमारे देश में यंग डेमोग्राफी है, यूथ की संख्या ज़्यादा है, इंटरनेट पेनिट्रेशन काफ़ी तेज़ी से हुआ है और स्मार्टफोन्स भी आसानी से अब अवेलेबल होने लगे हैं। इस वजह से जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो OTT, टेलीविज़न, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इन सबको भी पीछे छोड़ रही है ग्रोथ के मामले में। बट अब जैसे भी देखो कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी कुछ सोसाइटल रेमिफिकेशंस भी देखने को मिलती हैं, यानी सोसाइटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। यही हुआ जैसे बहुत से राज्यों में ऐसी खबरें आईं, चाइल्ड्स ने माँ बाप के पैसे लगवा लिए, सुसाइडल की खबरें भी आईं, मर्डर की खबरें भी आईं। वो खबर आपको याद होगी, हमने देखा था कि बेटे ने PUBG खेलने के लिए माँ की हत्या की। हालांकि बाद में एक खबर आई थी कि वो झूठी है, वो पुलिस ने स्टोरी बनाई है और कोई रीजंस हैं इस वजह से बेटे ने माँ को मारा था, पता नहीं। देखो जो हमें दिखाया जाता है ना हम उस चीज़ पे विश्वास कर लेते हैं। मीडिया ने जो खबर छापी हमें लगता है वही सही है। इसके बाद ना राइटर एक इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट देते हैं। दो तरह के जो गेम होते हैं ना, एक गेम ऑफ स्किल, एक गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ स्किल जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब मान लीजिए पॉलिटी का एक टेस्ट है जिसमें 10 क्वेश्चंस हैं, जो जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेगा कम से कम समय में उसे इनाम मिलेगा। ये गेम ऑफ स्किल है, आपकी मेहनत है, आपने एलिमिनेशन का इस्तेमाल किया, आपने पढ़ के उन क्वेश्चंस को सोल्व किया, जो भी है ये गेम ऑफ स्किल है। लेकिन एक होता है गेम ऑफ चांस, आप डाइस घुमाओगे, अगर नंबर 6 आया तो आपको पैसे मिलेंगे। इसमें कोई वो नहीं है, आपका बस नहीं चल रहा है, जो आएगा वो आएगा। डाइस में 6 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, इसमें आपकी कोई स्किल नहीं है। तो ना सरकार दोनों को ना एक साथ ना देखे, गेम ऑफ स्किल को और गेम ऑफ चांस को। जैसे तमिलनाडु ने ना एक ऑर्डिनेंस लाके हर प्रकार के ऑनलाइन गेम पर बैन लगा दिया था, क्योंकि वहां पे ना सुसाइड की खबरें बहुत आ रही थी कि जैसे महिला ने पैसे खत्म कर दिए ऑनलाइन गेम में जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। तो तमिलनाडु ने एकदम से ऑर्डिनेंस जारी किया कि ऑनलाइन गेम्स पर बैन, सभी गेम्स, गेम ऑफ स्किल भी और गेम ऑफ चांस भी। जबकि ये संविधान के आर्टिकल 19(1)(g) के अकॉर्डिंग गलत है। गेम ऑफ स्किल पर आप बैन नहीं लगा सकते, दोनों को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये मामला गया कोर्ट में, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा गलत है, टोटल बैन गलत है। इसके बाद तमिलनाडु की सरकार ने 4 मेंबर्स की एक कमेटी गठित की। अब ये कमेटी जो है ना वो डिसाइड करेगी कि ऑनलाइन गेम्स में कौन से गेम्स को अलाउ किया जा सकता है एल्गोरिथम के आधार पर, जिसमें स्किल हो, ट्रिक ना हो। समझ रहे हो? तो लास्ट में राइटर बोलते हैं देखो पूरी तरह से बैन वैसे भी सही नहीं है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है, काफी रोजगार उत्पन्न होगा, और अगर बैन लगा दिया सरकार ने, इलीगल इंडस्ट्री ओपन हो जाएगी। बाकी देशों में जो चल रहा है ना, US, UK में, वहां पे ना रेगुलेट किया जा रहा है ऑनलाइन गेम्स को, तो आप भी रेगुलेट करो, देखो वहां की बेस्ट प्रैक्टिसेस को, और उसके आधार पर आप भी ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट करो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ऑनलाइन गेम्स के रेगुलेशन से संबंधित। चलते हैं आगे। अगला हमारा आर्टिकल ब्रिक्स से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ब्रिक्स में 5 देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया। 14वां ब्रिक्स का समिट हाल ही में 24 जून को कंक्लूड हुआ। इस समिट में देखो एक चीज सामने आती है, ग्रुप के बारे में जो बोला जाता है ना ब्रिक्स के बारे में, कि
इसमें 5 डिस्पैरेट कंट्रीज हैं। डिस्पैरेट कंट्रीज मतलब ऐसे कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी का नेचर अलग अलग है, जिसमें काफ़ी सारी डिसिमिलैरिटीज़ हैं, मतलब डिफरेंसेस हैं, फिर भी वो एक साथ आए हैं। कैसे ये 5 देश जो अलग अलग नेचर के हैं, बावजूद इसके कैसे इनके बीच में कोऑपरेशन देखने को मिलता है कुछ इश्यूज में देखो डिफरेंसेस हैं, कुछ इश्यूज में कोऑपरेशन है। जैसे कोऑपरेशन का एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स का बैंक है। इस बैंक के अंतर्गत अभी तक देखो $30 बिलियन का लोन दिया गया है डेवलपिंग कंट्रीज में, जो अच्छी खासी रकम है। इसके अलावा कुछ इश्यूज को लेकर डिफरेंसेस हैं, जैसे यूएन रिफॉर्म्स और टेररिज्म। ये जो इश्यूज है ना, वो इस बार के समिट की फाइनल स्टेटमेंट में भी रिफ्लेक्ट हुए। जैसे इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये लोग चाहते हैं कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स आने चाहिए। चाइना नहीं चाहता कि इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। टेररिज्म की बात कर लीजिए, इंडिया चाहता है, अभी हाल ही में इंडिया अब्दुल रहमान मक्की को यूएनएससी सैंक्शन कमेटी से बैन करवाना चाहता था। ये लश्कर-ए-तोयबा का टेररिस्ट है। चाइना ने रोक दिया। चाइना ने कहा कि सैंक्शंस का यूज हो रहा है इश्यू को पॉलिटिसाइज करने के लिए। साफ तौर पर चाइना जो है वो पाकिस्तान को शील्ड करना चाहता था, इस इशू पे पाकिस्तान को एम्बेरस होने से रोकना चाहता था। तो इन दोनों इश्यूज को लेकर चाइना इंडिया के बीच में जो डिफरेंस है वो फाइनल स्टेटमेंट में साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हुए। यूक्रेन के इशू को लेकर भी डिफरेंसेस सामने आए। नाटो को साफ तौर पे कंडेम नहीं किया गया। चाइना रशिया चाहते थे नाटो को कंडेम किया जाए, लेकिन इंडिया ने इस पर कंसर्न्स रेज किया क्योंकि इंडिया यूएसए का दोस्त है। और यूक्रेन के इशू पर रशिया को भी नहीं क्रिटिसाइज किया गया, रशिया तो ब्रिक्स का मेंबर ही है। बट ये जरूर बोला गया कि सभी देश सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट जरूर करें, मतलब कमिटमेंट जाहिर की गई फाइनल स्टेटमेंट में सोवरेनिटी के लिए। भाई कोई भी देश किसी दूसरे देश की सोवरेनिटी को वायलेट ना करें। लेकिन देखो सिर्फ बातें हैं। रशिया ने किया तो सही, यूएसए ने कितनी बार किया। मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस में ना बातें बोलने के लिए बोल दी जाती हैं, करने के लिए जिस देश को जो करना है अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए वो वही करता है। लास्ट में राइटर बोलते हैं, देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यूक्रेन इशू, टेररिज्म, इन इश्यूज को लेकर जो डिफरेंसेस सामने आए ना, इससे तो डाउट आ जाता है ब्रिक्स की कैपेबिलिटी पर। क्या ब्रिक्स ग्लोबल ऑर्डर को चेंज कर पाएगा? बट देखो हमें यह भी देखना जरूरी है कि माना ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज हैं कुछ इश्यूज पर कोऑपरेट नहीं कर पाते, लेकिन कुछ ऐसे भी इश्यूज हैं जिनको लेके उनके बीच अच्छा कोऑपरेशन देखने को मिलता है, जिस पर सबके इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं। जैसे फाइनेंशियल प्रोजेक्ट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, क्लाइमेट चेंज को लेके काम हो। इंडिया और चाइना के बीच बेशक LAC पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्राइसिस नहीं सोल्व हुए हैं, लेकिन फिर भी दोनों क्लाइमेट चेंज पर एक साथ काम करने को तैयार हैं। स्पेस कोऑपरेशन है, सभी देशों ने मिलकर एक जॉइंट कॉन्स्टेलेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को क्रिएट करने का निर्णय लिया। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। ये हमने छोटा सा आर्टिकल डिस्कस किया ब्रिक्स के बारे में। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।